दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता था कि अमर हब के द्वारा और अमर हब की टीम के द्वारा आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन लाया जा रहा है, जो कि पहले ही अनाउंस कर दिया गया है। आपको करीब करीब 15 दिन पहले अनाउंस कर दिया गया था कि आप लोगों के लिए, आपकी शिक्षा दीक्षा के लिए और आपकी नौकरी के लिए जो महत्वपूर्ण विशेषांक होते हैं, जो कि आपके जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड होते हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, तो इन सारे परिदृश्यों को एक साथ समेकित करते हुए आप लोगों के लिए अमर हब फैक्ट्स के नाम से बाइलिंगुअल रूप से एक सेशन शुरू किया जा रहा है, जो कि डे बाय डे आप लोगों के लिए अपडेट होता रहेगा और ये वीडियो अपलोड होगा। और ये दावा है हमारी टीम का कि अगर आप इसको प्रतिदिन देखते हैं और अपने स्मरण में इसको स्मरण करते हैं और अपने मस्तिष्क में इसको उतारते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। और आप लोग देखिएगा, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो, चाहे यूपी पीएससी का पेपर हो, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, चाहे किसी भी सेक्टर में सीडीएस हुआ, एनडीए हुआ या यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज होता है वो हुआ, और चाहे यूपी पीसीएल की बात कर लें, अगर हम एसएससी की बात कर लें, आरपीएससी की बात कर लें, बीपीएससी की बात कर लें, तो इन सारे एग्जामिनेशन रिक्रूटिंग कमिटीज़ में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं और जिनमें प्रिलिमिनरी और मेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो प्रिलिमिनरी को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। और आप लोग इस पर विश्वास करिए और सबसे पहले इसको व्यू करिए और एनालिसिस करिए, और आप लोग भविष्य में भी पाएंगे कि जब आप लोगों के सामने जब पेपर आएगा किसी भी सेक्टर का पेपर, तो आप लोग उसमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ ये सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं और हमारी टीम आपके लिए लेके आई है, और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और अग्रिम धन्यवाद, जो कि इस सेशन से आपके भविष्य में बेहतर फ़र्क देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड होंगे जो कि उनकी पृष्ठभूमि हिस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड और करंट अफेयर्स के परिदृश्य से सम्मिलित होगा। और आप लोगों को निश्चित किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा कि इस सेशन आएंगे अमर हब फैक्ट्स के नाम से, इसके अलावा आप लोगों को कोई भी चीज़ इधर उधर दौड़ने की या भागने की आवश्यकता नहीं होगी। मैक्सिमम चीज़ें यहीं पे कवर कर ली जाएंगी और यहीं से पूछी जाएंगी। इसी अच्छी बात के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं और श्री गणेश का नाम लेके, जय श्री गणेशाय नमः, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है, किसको चुना गया है? आप लोग अपना भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसमें जो चुना गया है वो सुनील छेत्री को चुना गया है। जो चुना गया है वो सुनील छेत्री को चुना गया है। AIFF का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, जो सुनील छेत्री जी हैं, ये सातवीं बार इनको चुना गया है, यानी कि 7 बार आज तक चुने जा चुके हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? सिकंदराबाद के रहने वाले हैं। ये सिकंदराबाद के रहने वाले हैं। और आप लोगों को बता दिया जाए कि महिला, यानी कि AIFF जो है, इसमें महिला के रूप में किसको चुना गया है? तो महिला के रूप में चुना गया है आपकी मनीषा कल्याण जी को। मनीषा कल्याण जी को चुना गया है। मनीषा कल्याण जी, और जो रहने वाली पंजाब की हैं, मनीषा कल्याण रहने वाली पंजाब की हैं। अब आप लोगों को बता दूं कि AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है 23 जनवरी को, यानी कि कहने का मतलब है कि इसको 23 जून 1935 को स्थापना हुई थी इसकी, और दरभंगा में इसकी स्थापना दरभंगा में की गई थी। दरभंगा आपको पता ही है कहाँ पे है। अब बात करते हैं कि एक प्रकार का 1935 की अगर हम बात कर लें, तो जो DL बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसमें जो ड्राइविंग है इसको कंपलसरी किया गया था। ड्राइविंग को कंपलसरी किया गया था 1935 में इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। 1935 में आपको पता होगा कि 1935 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 1935 में आया था एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। इसकी विशेषता थी कि इसमें 321 सेक्शन थे। टोटल सेक्शन कितने थे इसमें? टोटल सेक्शन 331 थे। और शेड्यूल कितने थे? टोटल 10 शेड्यूल थे इसमें। आगे की बात कर लेते हैं, तो 1935 में ही, जैसे कि AIFF की जो स्थापना हुई थी 1935 में, तो 1935 में ही RBI की भी स्थापना हुई थी। आपको पता होगा RBI की स्थापना हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी RBI की 1 अप्रैल को RBI की स्थापना हुई थी, जो कि 1949 में जा करके इसका नेशनलाइजेशन किया गया था भारत सरकार के द्वारा।
और सबसे पहले जो गवर्नर थे आरबीआई के, जो सबसे पहले गवर्नर बने थे वो बने थे ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ को बनाया गया था सबसे पहले गवर्नर आरबीआई का। तो इन परिदृश्यों को देखते हुए अगर हम इसको तैयार करते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये भविष्य में लक्षित होगा हमारे पेपर के परिदृश्य में। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए, गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पंचामृत योजना शुरू की गई है। पंचामृत योजना। अब इसको पंचामृत योजना क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 5 तरीके को अपनाया गया है। 5 जो है इसमें तरीकों को अपनाया गया है, जो कि पहला है ट्रेंच प्रबंधन, पहला ट्रेंच प्रबंधन है। दूसरा है कचरा माल्चिंग, कचरा माल्चिंग दूसरा प्रबंधन है। तीसरा है पेड़ी प्रबंध, पेड़ी प्रबंध जो एग्रीकल्चर के बच्चे होंगे या फिर आप लोग भी अगर एग्रीकल्चर पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे, पेड़ी प्रबंधन एक होता है। फिर एक है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई तो आप सबको पता होगा क्योंकि करंट अफेयर्स में अक्सर पूछा जाता है या फिर जनरल स्टडीज़ में। तो एक ड्रिप सिंचाई है। और सह फसल, पांचवा है सह फसल। सह फसल का मतलब ये है कि आप एक फसल के साथ साथ कई सारे फसल का खेतों में लगा सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब सरकार का लक्ष्य ये है कि आपकी जो इसमें आपका जो लागत है, तो सरकार का ये लक्ष्य है कि लागत जो है, लागत को 50 से 60% तक कम किया जाए, 50 से 60% तक कम किया जाए। और इसका उत्पादन जो है वो उसको बढ़ाया जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाए, जिससे कि किसान का एक लक्ष्य आपको पता होगा कि किसान के रूप में चल रहा है आजकल कि किसान को उनकी जो इनकम है उस इनकम को डबल करने की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा। तो उसी के परिदृश्य में ये जो चलाया जा रहा है, उसी के परिदृश्य में जो चलाया जा रहा है, एक सेकेंड, जो ये चलाया जा रहा है उसी के परिदृश्य में जो चलाया जा रहा है आपका पंचामृत योजना चलाई जा रही है। अब देख लेते हैं। देखिए, एक होता है एमएसपी। तो जो सरकार एमएसपी फिलहाल दे रही है वो 23 फसलों पे एमएसपी दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। और गन्ने का जो समर्थन मूल्य है, यानी कि गन्ने का जो रेट कहा गया है, वो एक क्विंटल का जो रेट है वो है 305 रुपये रखा गया है फिलहाल। 305 रुपये में 1 क्विंटल गन्ना सरकार खरीदेगी। अब देखिए, जो ये 23 फसल दी जा रही है एमएसपी सरकार के द्वारा, इसमें 7 फसल अनाज के हैं, अनाज के 7 फसल हैं। उसके बाद से 5 फसल दालों के हैं, दालों के 5 फसल हैं। उसके बाद से 7 फसल जो हैं, 7 फसल आपके तिलहन के हैं, 7 फसल तिलहन के हैं। और 4 फसल नगदी हैं, 4 फसल नगदी फसल है। नगदी फसल को आप लोग बोल सकते हैं व्यावसायिक फसल। इन्हीं नगदी फसल में एक है आपका गन्ना, जो कि 305 रुपये उसका समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है। अब आपको बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी टेक्निकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि यूपी SSSC के द्वारा भर्ती आने वाली है, 30 दिन के अंदर ये भर्ती आने वाली है टेक्निकल असिस्टेंट की, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। तो इसमें आपकी जो चीज़ें पूछी जाएंगी गन्ने से या फिर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो यहाँ पे संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और चीज़ों को देखते रहिए। आप लोग पाएंगे कि भविष्य में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे सेशन चलने वाला है। जैसा कि कुछ गलतियाँ अगर हो रही हैं बीच में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बिगनर्स के लिए गलतियाँ स्वाभाविक हैं, लेकिन एंड नहीं है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग हमको सबसे पहले ये आंसर दिए, कर्नाटक रत्न अवार्ड किसको दिया गया है इस बार का? कर्नाटक रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो जो कर्नाटक रत्न अवार्ड है, इस कर्नाटक रत्न अवार्ड को दिया गया है पुनीत राजकुमार को। और पुनीत राजकुमार के बारे में आप लोगों को जहाँ तक है बखूबी पता होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मूवी देखते हैं, मूवी में इंटरेस्टेड होते हैं, और अच्छी बात भी है। तो पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न अवार्ड दिया गया है इस बार का। अब आप लोगों को पता है पुनीत राजकुमार जो हैं, इन्होंने टोटल 29 फिल्मों में काम किया था। और एक दुखद समस्या, एक दुखद चीज़ ये है कि इनकी जो मृत्यु हो गई थी 29 अक्टूबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई थी पुनीत राजकुमार की। ये बहुत अच्छे फिल्म एक्टर के रूप में जाने जाते थे और इन्होंने अपना वर्चस्व जो है 29 फिल्मों में रोल निभाया था। अब मैं आपको बता दूं कि 1992 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। जो ये कर्नाटक रत्न अवार्ड है, ये 1992 से दिया जा रहा है। और ये 10वें नंबर का जो था, इनको मिला था, राजकुमार को 10वां मिला था रत्न अवार्ड। 10वें नंबर का जो रत्न अवार्ड है वो पुनीत राजकुमार को मिला था। और 1992 में कर्नाटक रत्न अवार्ड जो है 1992 से शुरू हुआ है। अब सबसे पहले जो रत्न अवार्ड मिला था, कर्नाटक रत्न अवार्ड, वो कुवेम्पू को मिला था। 1992 में सबसे पहले कर्नाटक रत्न अवार्ड। अब आपको बता दूं
कि इसी के साथ साथ आप लोग अगर 1992 के परिदृश्य में देखना चाहते हैं तो 1992 में बता दूं आपको, 1992 में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता स्कैम सबको पता होगा, जो कि 500 करोड़ का स्कैम था। 500 करोड़ का ये स्कैम था और बहुत चर्चित हुआ था। 23 अप्रैल को ये उजागर हुआ था। 23 अप्रैल 1992 को ये उजागर हुआ था, जो कि 500 करोड़ रुपए का ये स्कैम था हर्षद मेहता का। और उसी 1992 की अगर हम बात करते हैं तो 1992 में ही आपका 14 अगस्त 1992 को वीरप्पन जो गैंग था, एक पता होगा आपको, वीरप्पन गैंग काम करता था। वीरप्पन गैंग जो है एक जैसे कि ये होते हैं नक्सली, तो वीरप्पन गैंग काम करता था। वीरप्पन गैंग को पकड़ा गया था। वीरप्पन गैंग को 1992 में ही पकड़ा गया था और इनकाउंटर भी सरकार के द्वारा यानी कि पुलिस फोर्स के द्वारा की गई थी 1992 में ही। अब आगे की देख लेते हैं चीज़ें। तो 1992 में बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है जो कि सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी 1992 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, आपको पता होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे क्वेश्चन, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो कि डायरेक्ट यूपी में और आपके यूपीपीएससी में और आपके यूपीएससी, यूपी बीपीएससी, आरपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आते हैं। तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन बन जाता है। अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो दिया गया है विजय राघवन के बारे में, तो ये वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट समिति के अध्यक्ष हैं और ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में दिया गया, ये उत्तराखंड में ये समिति है। दूसरी बात कर लें तो जो मनोज सोनी जी हैं, ये यूपीएससी के चेयरमैन हैं, फिलहाल वर्तमान यूपीएससी के चेयरमैन हैं मनोज सोनी जी। और अमर मित्र की बात कर लें तो अमर मित्र को ओ हेनरी पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाता है, कर्नाटक रत्न अवार्ड किसको मिला, तो पुनीत राजकुमार को ये अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं यूपीएससी की, थोड़ी बहुत बात कर लें अगर हम, तो जो भारत की बात अगर कर लें, भारत के परिदृश्य में, तो प्रशासनिक सेवा के जनक कर्नवालिस को कहा जाता है। प्रशासनिक सेवा के जनक जो हैं भारत में, वो कर्नवालिस कहे जाते हैं, कर्नवालिस। ठीक। अब 1 अक्टूबर 1926 जो यूपीएससी नाम पड़ा, यूपीएससी, ये 1 अक्टूबर 1926 को इसका नाम पड़ा था, क्योंकि इसके पहले इसका जो नाम था वो था फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन। 1 अक्टूबर 1926 के पहले नाम था इसका फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी जो है वो इस समय प्रशासनिक तौर पे, जैसे कि आईएएस हुआ, मतलब कि ए ग्रेड की नौकरी, भारत सरकार की ए ग्रेड की नौकरी जो है, फर्स्ट ग्रुप की नौकरी के लिए ये पेपर कंडक्ट कराती है। तो इसी के साथ ये जानकारी आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और आप लोग इस वीडियो को पॉज कर करके नोट कर सकते हैं। और जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको, और आपके जीवन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और आप लोग देखिएगा, पेपर में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, जिसमें फ़िलहाल के जो पेपर चल रहे हैं, इसमें आपका ग्रुप डी चल रहा है। सबसे पहला जो पेपर चल रहा है 17 तारीख से शुरू होने वाला है, वो है ग्रुप डी, जो कि रेलवे का आरआरसी ग्रुप डी है। उसके बाद से आपका जो है पेट होने वाला है, पेट 2022 होने वाला है। इसी के साथ साथ आपका टेक्निकल असिस्टेंट आने वाला है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट आने वाला है। इसी के साथ साथ जो मुख्य सेविका का फॉर्म आया है यूपीएससी के द्वारा, उसके लिए विशेष रूप से ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन बच्चों को, अगर इससे वो अपने स्मरण में उतारते हैं तो। उसके बाद से आपको बता दूं, आने वाले समय में लोअर पीसीएस होने वाला है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा ये। अब आपको बता दूं कि बिहार में सरकार चेंज हो गई है और आपको पता है कि जो डिप्टी सीएम बने हैं वो बने हैं आपके लालू प्रसाद के बच्चे, एक बेटे हैं, छोटे बेटे, वो बने हैं। अब तेजस्वी यादव बने हैं डिप्टी सीएम, और उनका कहना है, आज ही बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि आज तक जितनी गवर्नमेंटों ने या स्टेट गवर्नमेंटों ने बड़ी भर्ती नहीं दी होगी, सबसे बड़ी भर्ती देने का काम बिहार करेगा। तो हो सकता है कि बिहार में बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल जाए, जो कि रिलेटेड होगा, टीचर से रिलेटेड होगा। हो सकता है टीचर की बड़ी भर्ती आ सकती है, उसके बाद से आपका कांस्टेबल की बड़ी भर्ती आ सकती है, एसआई की बड़ी भर्ती आ सकती है, और राजपत्रित या अराजपत्रित भी उसमें जो पोस्टें हैं वो सम्मिलित हो सकती हैं। तो आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे ज़रूरी बात ये है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी टीम का मनोबल बढ़ाइए, जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो, और ये इम्प्रूवमेंट आपके जीवन में भी काम आएगा। इसी अच्छी बात के साथ आज की वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।